हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था नीलकंठ और राधा के बारे में, जहाँ पर जो है नीलकंठ अपने आप को जो है वह सबका सेनापति समझता था। जो जानवर उस पिंजरे में रहते थे सबका सेनापति वह खुद को समझता था। उसके बाद क्या है कि मोर को जो है वह बसंत ऋतु जो है वह कितनी सुहावनी लगती है। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु जो थी वह कौन सी थी? वर्षा ऋतु थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजग आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्तियां बना रही है, यानी कि कोई पोयम जो है वह बना रही है मेघों के आने के लिए। मेघों के गर्जन के ताल पर ही उनके मन्य नृत्य का आरंभ होता है और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती, नीलकंठ के नृत्य का वेग भी उतना ही अधिक जो है बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मर्द से मर्दंतर तक होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाले बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करता। इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुणा कथा है। दोनों के बीच में जो था वह किस तरह से दोनों का स्वर जो है वह एक हो गया, इसकी भी जो है एक अलग ही कथा है। क्या कथा है? एक दिन मुझे किसी कार्य से नाखेस कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ के पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके गूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी भी नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़िया मार ने बेचारी का क्या हाल कर दिया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। सारांश यह है कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा जो था वह अस्पताल बन गया था। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। कौन? मोरनी। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, ना ही वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपा कर बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को धकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब ओर
छिरता दिया। किसको? अंडों को। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उसे उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकर बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद उसमें मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक बार सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठा था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने का संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ जो था वह मर गया था। क्यों का उत्तर अब तक नहीं मिल सका है। ना उसे कोई बीमारी हुई, ना उसके रंग बिरंगे पंखों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह था। मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले आई। जब गंगा के बीच धारा में उसे प्रभावित कर किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में पड़ी बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल जाती और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं पर नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम के पेड़ से उतरी ही थी कि कजली जो थी सामने पड़ गई। कजली क्या है? एक कुतिया थी। वह सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच के प्रहार कर दिए। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कहल कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका, परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्र करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। ये है नीलकंठ, जहाँ पर जो है यहाँ पर ये बताया गया है कि महादेवी वर्मा जो है उनको पशु पक्षियों से जो है वह बहुत लगाव था। वह कभी भी मार्केट निकलती थी तो वह जो है किसी भी पक्षी को खरीदने में हिचकती नहीं थी। अगर कोई पक्षी बीमार है तो वह भी उन्हें खरीद कर घर ले आती थी और उनका इलाज कर कर उनको अपने जो है वह पिंजरे में जो है डाल देती थी।